हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से आज एक नई क्लास, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ अपने चैनल एजुकेशन विद रश्मि में। ठीक है, आज का जो आपका दोस्तों टॉपिक है, जो भी आपका, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो आप कोई भी एजुकेशन से संबंधित अगर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो और आपके सिलेबस में अगर जीन पियाजे की थ्योरी है, तो उनका सिद्धांत है, तो ये क्लास यकीन मानिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे जीन पियाजे के बारे में। ठीक है, उनका क्या सिद्धांत था और उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या बातें कही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जीन पियाजे का, इनके सिद्धांत का क्या नाम था? इनके सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, आप अगर यूपी टीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सुपर टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर एजुकेशन से संबंधित कोई भी एग्जाम, आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, हायर एजुकेशन का एग्जाम हायर का देने जा रहे हैं, तो और आपके सिलेबस में जीन पियाजे हैं, तो इतना सटीक और पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चनिंग होती है एग्जाम में और क्या क्या आपको चीजें पॉइंट आउट करनी है और क्या क्या चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, तो इसका आप एक नोट्स, एक कॉपी निकाल कर एक नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो आपका एग्जाम में उसका जो बेनिफिट होगा वो आपको आगे जरूर मिलेगा। ठीक, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी जीन पियाजे के बारे में। सबसे पहले तो जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक, इनका जो प्रशिक्षण था, यानी इनकी जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग थी, वो किस में थी? प्राणी विज्ञान। ठीक है, प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी में थी। ठीक, फिर ये किसके साथ अध्ययन कर रहे थे कि जब जो इंटेलिजेंस का यानी कि बुद्धि का कॉन्सेप्ट जब आया और बुद्धि जब परीक्षणों के बारे में काम चल रहा था, तो सबसे उसमें किसका नाम आता है? सबसे पहले नाम आता है अल्फ्रेड बिने का। ठीक है, तो ये उनके सहयोगी थे बुद्धि परीक्षणों में। जीन पियाजे जो थे वो किसके सहयोगी थे? अल्फ्रेड बिने के सहयोगी थे। हालांकि जो इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है बुद्धि परीक्षण, वो एक अलग प्रत्यय है, उस पर अलग क्लास होगी और एक बहुत ही डीपली जाकर जो भी बातें होंगी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगी, वो सब आपको बताऊंगी मैं। ठीक है, लेकिन आज यहाँ पर कि जब बुद्धि परीक्षणों पर काम हो रहा था, तो बिने और जीन पियाजे दोनों लोग साथ मिलकर काम कर रहे थे और वहीं से, ठीक है, जो ये संज्ञानात्मक विकास का जो कॉन्सेप्ट आया बच्चों का, वहीं से जीन पियाजे ने क्या किया कि बच्चों के, बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर काम करना प्रारंभ किया। ठीक, 1923 से 1932 यानी कि 10 साल में जीन पियाजे ने इसी का गहन, संज्ञानात्मक विकास का गहन अध्ययन करते करते 10 किताबें लिखी। ठीक है, कितनी किताबें? 10 किताबें लिख डाली और उन्होंने जो अध्ययन किया उसका एक संक्षिप्त और सार जो निकाल के बताया, वो क्या बताया कि उन्होंने कहा कि कोई भी अगर बालक है, मान लीजिए, ठीक है, कोई भी अगर बालक है, तो केवल अगर वो किसी भी चीज को, किसी भी समस्या, किसी भी घटना के बारे में अगर चिंतन करता है, ठीक है, चिंतन, और दूसरा साथ में इन्होंने जोड़ा खोज। ठीक है, बालक अगर किसी भी बात के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में या किसी के बारे में अगर कोई भी क्या करता है, चिंतन करता है या फिर कोई भी खोज करने का प्रयत्न करता है, तो ये जो शक्ति बालक में जो डेवलप होती है, ठीक है, वो किसके कारण? परिपक्वता,
यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, एज के हिसाब से उसका मेंटल डेवलपमेंट होता जाता है। यानी जिस आयु वर्ग का बच्चा होता है फिर अगले में प्रवेश करेगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो वैसे ही वैसे उसमें जो ये प्रवृत्ति, ये जो शक्ति होगी चिंतन करने की, खोज करने की, वो शक्ति धीरे धीरे क्या होगी, परिपक्वता स्तर को, यानी कि वो बढ़ती जाएगी, परिपक्वता स्तर को प्राप्त होती जाएगी। तो यानी कि ये परिपक्वता, और साथ में अगर इससे पहले जो मनोवैज्ञानिकों ने बात की कि किससे डेवलप होती है चिंतन और खोज की शक्ति, परिपक्वता के कारण। और कुछ लोग किधर थे, अनुभव की तरफ थे, कि ऐसा नहीं है कि केवल और केवल बालक परिपक्व हो रहा है तो उससे सब कुछ विकास उसका हो रहा है, उसमें एक अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस भी उसको समय दर समय चीजों का मिलता रहता है, तब वो चीजों को अच्छे से सीखता है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा परिपक्वता और अनुभव, ऐसा नहीं है एक चीज को नहीं बल्कि दोनों को इन्होंने बताया कि दोनों की अंतरक्रिया, दोनों की अंतरक्रिया क्या किसका निर्धारण करती है, चिंतन और खोज के स्तर का। ऐसा नहीं कि केवल और केवल बालक परिपक्व है तो वो सब कुछ अपने जीवन में कर रहा है, और या फिर वो केवल क्या है कि उसमें एक्सपीरियंस डेवलप हो रहा है, लेकिन अगर उसके संज्ञानात्मक विकास, परफेक्ट संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए बच्चे में, तो वो जब परिपक्वता स्तर और उसका एक्सपीरियंस दोनों जब आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, दोनों आपस में अंतरक्रिया करेंगे, तभी एक बालक का समुचित संज्ञानात्मक विकास हो पाता है। ठीक है, ये इनका एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। कोई भी बालक चिंतन और खोज की जो शक्ति होती है वो किससे डेवलप होती है, परिपक्वता स्तर से। और अगर बच्चे में संज्ञानात्मक विकास किया जा रहा है, समुचित रूप से उस पर अध्ययन किया जा रहा है, तो केवल और केवल परिपक्वता स्तर नहीं, जबकि अनुभव, जब दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तभी बालक में संज्ञानात्मक विकास समुचित रूप से हो पाएगा। अब इतने में हम एग्जाम की दृष्टिकोण से बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद करना है इनके सिद्धांत का नाम। ठीक है, एक लाइन में आप सबसे पहले लिख लीजिए संज्ञानात्मक सिद्धांत। जैसे कि पूछा जाता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत कौन सा था, ठीक है, मानसिक विकास को लेकर। ठीक है, ये जो सिद्धांत है वो आपके मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले आपको जो सिद्धांत बताया था एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, वो आपके सामाजिक विकास के अंतर्गत आ रहा था, और ये मानसिक विकास के अंतर्गत सिद्धांत आ रहा है। तो सबसे पहले आपको नाम याद करना है, जीन पियाजे, और इनके सिद्धांत का नाम याद करना है। ठीक, क्वेश्चनिंग या तो इनके सिद्धांत का पूछा जा सकता है या फिर इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, ऐसे क्वेश्चनिंग होती है। फिर अब इनके जो मेन जो कॉन्सेप्ट है इनके सिद्धांत का कि संज्ञानात्मक विकास क्या है, तो उसमें क्या आपको बताना है, परिपक्वता और अनुभवों की अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप बालक में जो विकसित होता है वो क्या है, उसका संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इन्होंने बताया अपने सिद्धांत में, चूंकि इनके सिद्धांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चनिंग होती है इनके सिद्धांत से। अगर आपने बहुत ध्यान से एक बार केवल इसको पढ़ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन होता है। एक बार कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी, क्योंकि क्वेश्चनिंग घुमा फिरा के सब उसी से होती है, कभी इधर से घुमा देंगे उधर से घुमा देंगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, अब पियाजे ने अपने सिद्धांत के, जो इनका सिद्धांत है उसके कुछ प्रत्यय बताए हैं। ठीक है, पहले हम प्रत्ययों पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि जो प्रत्यय है यही सिद्धांतों में इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, सिद्धांत जो इनके सिद्धांत का जो चरण है, 4 चरण है, उनमें इन्हीं प्रत्ययों के बारे में बार बार इन्हीं के नाम का जिक्र किया गया है। तो अगर प्रत्यय आपको नहीं पता होंगे तो आगे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इन्होंने अपने सिद्धांत के कितने प्रत्यय बताए थे, 6 प्रत्यय बताए थे।
ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला प्रत्यय है अनुकूलन। अनुकूलन यानी कि एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन, ठीक है। दूसरे नंबर पर इनका है साम्य धारण, ठीक है। सेकंड नंबर पर है साम्य धारण, ठीक है। तीसरा है इनका संरक्षण। चौथा नंबर है संज्ञानात्मक संरचना। संरचना आगे है मानसिक संक्रिया। सॉरी ये 6 नहीं है, कितने प्रत्यय हैं? 8 हैं। मानसिक संक्रिया, स्कीम्स, स्कीमा, और लास्ट में जो इनका है वो है विकेंद्रण। सबसे पहले तो ये 8 के 8 नाम आपको नोट करने हैं और इन नामों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहली जो क्वेश्चनिंग होती है वो यहीं से होती है कि किसी भी एक प्रत्यय का, मान लीजिए बता दिया कि जो स्कीमा प्रत्यय यानी कि जो मानसिक संरचना का जो इनका सिद्धांत जो क्या था, इनका जो सिद्धांत है मानसिक संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, तो अगर मान लीजिए पूछ ले कि संज्ञानात्मक विकास, पियाजे का नाम लिए बिना, कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत और स्कीमा ये दोनों किससे संबंधित हैं, या फिर स्कीमा प्रत्यय किससे संबंधित है, स्कीम्स किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक संरचना किससे संबंधित है, साम्य धारण किससे संबंधित है, ठीक है। इस तरीके की क्वेश्चनिंग एग्जाम में होती है। तो सबसे पहले इन 8 जो पॉइंट दिए हुए हैं, इन 8 पॉइंट का आपको नाम याद करना है, ठीक है। नाम याद करने के बाद अब बात करते हैं इनकी क्या है ये क्या नहीं, इनका जो एक्सप्लेनेशन है, आखिर कैसे आप समझेंगे इनको कि ये क्या है, क्या कॉन्सेप्ट इनका डेवलप हो रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुकूलन की, ठीक है। अनुकूलन यानी कि कोई भी बालक है, बच्चा है, वातावरण के साथ, ठीक है, कोई भी बच्चा वातावरण के साथ उसमें एक एडजस्टमेंट करने की, कैसी एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। यानी बच्चा जब पैदा होता है तो अपना वातावरण, जिस वातावरण में वो पैदा हुआ है, ठीक है। कुछ बच्चे ठंडी में पैदा होते हैं, कुछ प्लेन्स में पैदा होते हैं, नदी के किनारे पैदा होते हैं, कुछ गर्म हवा वाले प्रदेशों में पैदा होते हैं, देशों में पैदा होते हैं। तो जैसा भी वातावरण, जैसा भी आसपास का इन्वायरमेंट है, उसमें एडजस्टमेंट करने की बच्चे में कैसी एक जन्मजात प्रवृत्ति, यानी वो जन्म से उस प्रवृत्ति को लेकर पैदा होता है कि अपने उसी वातावरण में वो क्या कर लेगा, अपने को एडजस्ट कर लेगा, अपने को समायोजित कर लेगा, ठीक है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है, ठीक। वातावरण में अपने वातावरण में खुद को एडजस्ट करने की जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? अनुकूलन होती है। अब जो इसके 2 पॉइंट हैं, ठीक है, अनुकूलन के कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट हैं। और ये एग्जाम में जब पूछ लिए जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ, किसके थ्योरी से है, किसके सिद्धांत से है। तो अनुकूलन के 2 हैं, एक आत्मसातकरण, पहला पॉइंट है इसका आत्मसातकरण और दूसरा पॉइंट है इसका समायोजन, ठीक है। ये दोनों पॉइंट भी आपसे नाम से पूछे जाते हैं कि आत्मसातीकरण, ठीक है। आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण का जो कॉन्सेप्ट है, प्रत्यय है, ये किसके सिद्धांत से लिया गया है, ठीक है। तो यहां पर आपको जीन पियाजे की थ्योरी याद रखनी है, जीन पियाजे के सिद्धांत से लिया गया है, ठीक। अब आत्मसातकरण का मतलब क्या है? वर्तमान में कोई भी बच्चा वर्तमान में कोई क्रिया कर रहा है, ठीक है,
क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, लेकिन वो क्रिया किसके आधार पर कर रहा है, जो उसने पूर्व में सीखी। ठीक है, पूर्व में कुछ भी उसने सीखा, पूर्व में कोई भी कॉन्सेप्ट उसने सीखा, कोई बात सीखी, और आज के समय में वो उसी बात के आधार पर क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। जैसे कि छोटा बच्चा है, ठीक है, कोई उसको माँ ने क्या किया, पहले खाना खिलाया, ठीक, वो उसको ये बात समझ में आ गई कि ये चीज खाने वाली है और ये मुंह में रख के खाई जाती है। तो बच्चा क्या करेगा कि जैसे ही उसके सामने कोई भी खाने वाली वस्तु आती है, वो तुरंत उसको मुंह में डाल लेता है, छोटा बच्चा। तो यही चीज, यानी कि पहले उसने खाना खाना सीखा किसके द्वारा, अपनी माँ के द्वारा, और फिर उसने वर्तमान में, पूर्व में जो सीखा था उसी के आधार पर वर्तमान में खाने की क्रिया की। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ठीक, अब समायोजन। समायोजन क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्व में जो उसने सीखा, ठीक है, वर्तमान में उसके आधार पर वो क्रिया नहीं कर पा रहा। ठीक है, पहले उसने कुछ सीखा लेकिन वर्तमान में उसके आधार पर वो कोई भी क्रिया नहीं कर पाता है। तो बालक क्या करता है, बच्चा क्या करता है कि वहां पर परिस्थितियों से समायोजन कर लेता है। समायोजन क्या, यानी कि अपनी खुद की, उसके लिए, उस क्रिया के लिए बच्चा अपनी खुद की योजना बनाने लगता है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि उसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या क्रिया, क्या प्रतिक्रिया करनी है, अपनी खुद की योजना बनाता है और खुद का संप्रत्यय उसके अंतर्गत डेवलप हो जाता है। जैसे कि बच्चे को, छोटे बच्चे को हमने कोई चीज सिखाई, कोई चीज पढ़ाई या कोई चीज दिखाई। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप कर लीजिए कि कोई भी पक्षी है, बच्चे को दिखाया गया कि आपने बता दिया कि ये क्या है, ये चिड़िया है, ये पंख होते हैं, इसके पंखों से ये उड़ती है। ठीक, सपोज करिए कि बच्चे के सामने चिड़िया की जगह पर क्या आ गया, तोता आ गया या फिर कौवा आ गया। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा कि उसको ये तो दिख रहा है कि उसके पंख हैं, वो भी उड़ रहे हैं, लेकिन वो वहां पर क्या करता है, योजना के तहत एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है कि ये चिड़िया नहीं है, क्योंकि जो चिड़िया की विशेषताएं हमको बताई गई थी, जैसा रंग रूप आकार दिखाया गया था, ये उससे थोड़ा सा भिन्न है, इसलिए वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है कि ये चिड़िया नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर समझ में आ गया आपका। इसमें आत्मसातीकरण में तो पूर्व में जो सीखा उसी के आधार पर क्रिया कर ली, और इसमें पूर्व में जो सीखता है उसके आधार पर मान लीजिए कि क्रिया नहीं कर पाता है, तो वो खुद का उसके आधार पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। जो इसका दूसरा पॉइंट है वो है आपका साम्य धारण। ठीक है, साम्य धारण। ठीक, साम्य धारण का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पिछले आपने 2 पॉइंट पढ़े थे, आत्मसातकरण प्लस समायोजन। ठीक है, जो 2 पॉइंट आपने पढ़े थे, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने का काम कौन करता है, साम्य धारण का काम होता है। ठीक है, ये एक आत्मनियंत्रक प्रक्रिया, यानी कि जो पहले सीखा उसके आधार पर क्रिया करनी है, या फिर जो पहले बताया गया उसके आधार पर क्रिया नहीं करनी है, इन दोनों के बीच में एक एडजस्टमेंट बैठाना परिस्थिति के हिसाब से। ठीक है, अब जैसे बच्चे को खाने की चीज मिली तो उसने मुंह में रख ली, लेकिन चिड़िया देखकर या कौवा या तोता देखकर बच्चा वो वही चीज नहीं, पूर्व ज्ञान के आधार पर क्रिया नहीं दोहरा पा रहा है। तो परिस्थिति, जैसी परिस्थिति होगी, ठीक है, उसके आधार पर उसको एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट बिठाना है या सामंजस्य बिठाना है। ये काम किसका है, साम्य धारण की स्थिति में यही काम बच्चा करना सीखता है। अब तीसरा है संरक्षण। ठीक है, संरक्षण, अब कोई भी बच्चा है उसके वातावरण में, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा एक ही वातावरण में बच्चा रहता है, वातावरण में कोई भी अगर परिवर्तन हो रहा है, ठीक है,
में अगर परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन के हिसाब से खुद को बच्चा क्या करेगा, खुद को का बचाव करेगा, खुद को उसमें ढालना सीखेगा और जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, कि आसपास उसके क्या हो रहा है, पहले क्या स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, मौसम बदल रहा है, लोग उसका रहन सहन बदल रहा है। कई जगह ऐसा होता है कि बच्चे एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं लोग, तो बच्चों को क्या होता है कि वातावरण अगर किसी तरीके से बदल रहा है तो उन बदलते वातावरण में खुद को किस हिसाब से रखना है उस बच्चे को। ठीक है, बच्चों के स्कूल जहाँ पर चेंज होते हैं वहाँ पर इस तरीके की तकनीक ज़्यादा काम आती है, तो ये करना बच्चा इसमें संरक्षण में सीखता है। और अगर यहाँ पर एक क्वेश्चनिंग संरक्षण के बारे में बहुत ज़्यादा होती है, जिसको आप नोट कर लीजिए कि अगर जो ये पियाजे के जो ये प्रत्यय थे सिद्धांत के, इन 8 प्रत्यय में सबसे ज्यादा अगर किसी भी प्रत्यय पर मनोवैज्ञानिकों ने शोध कार्य किया है तो वो क्या है, संरक्षण है। ठीक है, संरक्षण पर ही बहुत अधिक शोध कार्य हुए हैं कि वातावरण के हिसाब से बच्चा अपने आप को कैसे ढालना सीखेगा। ठीक, अब बात करते हैं 4th नंबर की, संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना, ठीक है, ये आपका अगला पॉइंट है। अब संज्ञानात्मक संरचना के बारे में क्या बात करेंगे कि हर किसी में एक जो बच्चा पैदा होता है तब से लेकर बड़े होने तक की एक मानसिक जो होती है क्षमताओं का एक समूह होता है। मानसिक क्षमताओं का समूह। ठीक है, कोई भी अगर मानसिक कार्य अगर बच्चा कर रहा है तो वो एक क्षमता क्या, एक कार्य पूरा करने के लिए उसे एक मानसिक क्षमताओं का, कई सारी क्षमताओं का एक जब पूरा समूह काम करता है तब बच्चा किसी एक कार्य को कर पाता है। ठीक है, और यही जो होते हैं एक बच्चे को क्या करते हैं, दूसरे बच्चे से क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जैसे बात हम करते हैं कि जैसे कि बच्चा जो है ड्रेस, स्कूल अगर उसको जाना है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अपना बैग सेट करेगा, अपनी ड्रेस तैयार करेगा, उसको पहनेगा, तैयार होगा, नाश्ता करेगा, रास्ते में टाइम लगाएगा, फिर जाकर वो स्कूल पहुंचेगा। तो इस तरीके से यही क्या है बच्चे की संज्ञानात्मक संरचना, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए कई सारी मानसिक क्षमताओं के समूह का होना आवश्यक है। अब ये समूह ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे में एक जैसा हो, ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे की भिन्नता यही क्षमताओं का समूह ही प्रदर्शित करता है, क्योंकि हर बच्चे का तरीका अलग होता है काम करने का, उनमें वो किन क्षमताओं को शामिल करता है समूहों में, ये बच्चे पर डिपेंड करता है। ठीक, अगली हम बात करते हैं मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, मानसिक संक्रिया। अब जो अभी हमने पहले 4थे नंबर पे जो प्रत्यय पढ़ा, संज्ञानात्मक संरचना। ठीक है, किसी संरचना तो बच्चे के पास एक कहते हैं ना कि एक समूह तो है क्षमताओं का, लेकिन वो समूह जब किसी समस्या के समाधान के लिए क्या करता है, चिंतन करता है। कोई भी बच्चे के सामने समस्या प्रस्तुत की गई, उसका समाधान करना है बच्चे को, और समाधान कैसे करेगा उसके लिए क्या करता है, चिंतन करता है, सोचता है, विचारता है, अपने विचार रखता है कि आखिर ये समस्या कैसे समाधान इसका होगा, और वही जो चिंतन है वो क्या है, मानसिक संक्रिया है। ठीक है, मानसिक संक्रिया जो है ये चिंतन का, ये क्वेश्चन याद इसको लिख लीजिए, ये चिंतन का प्रमुख साधन है। ठीक है, इसकी भी क्वेश्चनिंग होती है, ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है कि चिंतन का प्रमुख साधन कौन है, तो चिंतन का प्रमुख साधन जो है वो मानसिक संक्रिया है, यानी कि किसी भी समस्या के बारे में सोचना विचारना, जहां पर चिंतन कार्य आएगा तो यानी कि दिमाग हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है किसी समस्या के समाधान के लिए, तो ये क्या है, मानसिक संक्रिया है। फिर बात आती है स्कीम्स की। ठीक
ठीक है। अब स्कीम्स क्या है? कुछ भी व्यवहार हमने सीखा, ठीक है, किसी भी व्यवहार को सीखा और उसी व्यवहार को बार बार दोहराया, ठीक है, ये क्या है? स्कीम्स है। सीखे हुए व्यवहार को बार बार दोहराना क्या है? स्कीम्स कहलाता है, ठीक। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे छोटा सा बच्चा है, उसको आपने खाना खाना सिखा दिया, या छोटे बच्चे हैं जैसे कि पानी पीना आपने उनको सिखा दिया, तो वो क्या करते हैं कि वो खुद से करने की उसी को कोशिश करते हैं। पहले वो थोड़ा गिराते हैं, ज़्यादा गिराते हैं, थोड़ा गिराते हैं, और फिर धीरे धीरे उस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से आसानी से करना सीख जाते हैं, ठीक। अब स्कीमा, अगला जो पॉइंट है वो है स्कीमा, ठीक है। स्कीम्स किसी भी कार्य को, सीखे गए व्यवहार को दोहराना, लेकिन जो स्कीमा, इसमें क्या है? मानसिक संरचना का क्या किया जा सके? सामान्यीकरण किया जा सके, जनरलाइजेशन, यानी कि प्रत्येक परिस्थिति में, यानी कि एक सीखे गए बात का प्रत्येक परिस्थिति में बालक क्या करे? उसको जनरलाइज कर सके या उसका सामान्यीकरण कर सके, ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट जो है वो है विकेंद्रण, ठीक है। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है विकेंद्रण, ठीक है। विकेंद्रण का मतलब क्या हो गया कि डिसेंट्री, ठीक। विकेंद्रण का मतलब हो गया कि कोई भी बच्चा जब किस एज ग्रुप का हो जाता है, करीब करीब 24 महीने, यानी कि 2 साल का बच्चा, ठीक है। 2 साल का होते होते बच्चा जो होता है उसमें विकेंद्रण का जो गुण होता है वो डेवलप हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो समस्याएं हैं उनके बारे में बच्चा खुद से सीखने की कोशिश करने लगता है, खुद से सोचने की कोशिश या खुद से सोचने की जो क्षमता होती है वो बच्चे में विकसित होना प्रारंभ हो जाती है। यानी कि बच्चा छोटे छोटे कामों को सीखने के लिए खुद से जिद करने लगता है, जैसे कि शूज पहनने के लिए, बटन बंद करने के लिए, खुद के बाल कंघी करने के लिए। तो 2 साल का होते होते बच्चे में विकेंद्रण का गुण प्रारंभ की क्षमता विकसित होना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। ये तो आपका था जीन पियाजे की थ्योरी, और जो इन्होंने जो 8 प्रत्यय दिए हुए हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनका जो बताया मैंने कि इनका आपको नाम 8 का याद करना है, और ये सिद्धांत पियाजे के नाम क्या था, इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चनिंग किस तरीके से होती है ये आपको मैंने बता दिया। चूँकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो आगे जो जीन पियाजे के सिद्धांत, जो इन्होंने अपने सिद्धांतों के 4 भाग बताए थे, उनमें से भी बहुत क्वेश्चनिंग होती है। तो अगली क्लास आपको वो मिलने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा हेल्थ इशू था इसलिए वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाए। अब उम्मीद है कि वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और एक अच्छा कॉन्सेप्ट जिसको आपको क्लास अटेंड करके लगे कि हाँ वाकई में एक रिच क्लास आप तक पहुंची है, ठीक है। तो इस क्लास से संबंधित अगर कोई बात है, कोई कमेंट करना है आपको, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक। और इसी तरह साथ में जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।